Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nurin and today we are going to study a very important and interesting topic of modern physics and that is black body radiation. Black body radiations जो हैं जैसे उनके नाम से जाहिर हो रहा है ये ऐसी radiations हैं जो कि emit होती हैं from a black body. So when a body is heated, जब किसी body को आप heat करते हैं it emits the radiation. कोई भी body हो जब आप उसको heat करते हैं तो वो radiations को emit करती है और अगर वो black body है तो फिर black body चूँकि एक natural good absorber होता है उसने तमाम रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया हुआ होता है. सो जब आप उसको हीट करेंगे तो वो जितनी रेडिएशंस जो उसने पहले अब्जॉर्ब की होती हैं वो सारों को इमिट कर देगा और फिर वो इस तरह से एक गुड इमिटर भी बन के सामने आएगा. सो द नेचर ऑफ द रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है रेडिएशन की नेचर कि किस नेचर की रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होंगी. एट लो टेम्परेचर बॉडी इमिट्स द रेडिएशन विच इज़ प्रिंसिपली ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ. लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब है कि लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होंगी क्योंकि जब हम लॉन्ग वेवलेंथ की बात करते हैं यानी इस तरह से ये जो इस तरह की रेडिएशंस होती हैं लॉन्ग वेवलेंथ की तो लॉन्ग वेवलेंथ जिन रेडिएशंस की होती है उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो होती है. सो लो टेम्परेचर्स के ऊपर आप जो भी बॉडी है वो इमिट करेगी लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस इमिट करेगी इन द इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन. इंफ्रारेड रीजन जो है ये वो रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो कि आपकी जो विजिबल रीजन है उससे भी पीछे जो एक रीजन होता है वो इंफ्रारेड रीजन होता है. ठीक है, क्योंकि रेड से पहले विजिबल स्पेक्ट्रम आपका स्टार्ट होता है रेड कलर से और ख़त्म होता है वायलेट कलर के ऊपर. तो रेड कलर से पीछे जो एक इनविजिबल रीजन है वो लो फ्रिक्वेंसी का वो आपका इंफ्रारेड रीजन होता है. हमें ना लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस नज़र आती हैं ना बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस नज़र आती हैं. हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ रेड कलर से लेके वायलेट कलर तक का होता है. अब रेड कलर के पीछे वाली जो लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस हैं जो कि इंफ्रारेड रीजन में आती हैं वो भी हमारे लिए इनविजिबल है और वायलेट कलर के बाद जो कि अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं वो भी हमारे लिए इनविजिबल हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं और उनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है. ठीक है, सो एट हाई टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया लो टेम्परेचर के ऊपर तो लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन की नज़र आती हैं. हाई टेम्परेचर के ऊपर द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ. शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है कि ऐसी रेडिएशंस आपको नज़र आएंगी जो कि बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होंगी और इस तरह की रेडिएशंस जो है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं. शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन होंगी और हाई फ्रिक्वेंसी होंगी. सो फर्दर मोर द अमाउंट ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स. और जितनी आप जैसे जैसे टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो आप जो रेडिएशंस की जो इमिशन है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए. सो इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू सी हाउ द एनर्जी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट वेवलेंथ्स एट वेरियस टेम्परेचर्स. टेम्परेचर्स के लिहाज से किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है नोट करना. फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. ये बहुत दफ़ा पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी पूछी गई है और एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है. और इसके अलावा आपको जो है वो शॉर्ट के तौर पे या लॉन्ग क्वेश्चन में जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के आता है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर ये एग्जांपल आपने लाजमी कोट करनी होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल व्हेन प्लेटिनियम वायर इज़ हीटेड, जब आप प्लेटिनियम की तार को हीट करते हैं इट अपीयर्स डल रेड एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस. 500 डिग्री सेल्सियस पर वो आपको डल रेड कलर का नज़र आएगा और फिर वो डल रेड से चेंज होकर चेरी रेड कलर की हो जाएगी एट 900 डिग्री सेल्सियस. यानी जैसे आप उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज करें उसका कलर भी चेंज हो रहा है. और फिर उसके बाद इट बिकम्स ऑरेंज रेड एट 1100 डिग्री सेल्सियस. 1100 डिग्री सेल्सियस पे वो ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा और येलो हो जाएगा एट 1300 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनली वाइट कलर का हो जाएगा एट अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो एग्जांपल है ये आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ वो अपनी रेडिएशंस किस तरह से इमिट कर रहा है और फाइनली वो वाइट कलर हो गया. वाइट कलर का क्या मतलब है? वाइट कलर उस कलर को कहते हैं कि जिसके पास कोई भी रेडिएशन नहीं बची होती. उसने अपनी सारी रेडिएशन, वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो अपनी तमाम रेडिएशंस इमिट करके एक गुड इमिटर होता है, तमाम रेडिएशंस को इमिट कर देता है इसलिए वो इटसेल्फ वाइट कलर का होता है. उसके पास कोई रेडिएशन नहीं होती. तो वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं आप वो अपनी रेडिएशंस बीच में से इमिट करता जा रहा है और रेडिएशंस इमिट करने के बाद फाइनली वो वाइट कलर का हो गया 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो जो प्लेटिनियम की वायर थी. सो दिस शोज दैट एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ द रेडिएशन बिकम्स रिचर इन शॉर्टर वेवलेंथ्स
रेडिएशंस जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ्स में रिचर हो गई। शॉर्टर वेवलेंथ्स का मतलब है कि जितनी छोटी वेवलेंथ्स मींस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस जो है वो उनमें कन्वर्ट होती जा रही है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो रेडिएशंस हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेव, क्योंकि लॉन्ग शुरू में वो लॉन्गर वेवलेंथ थी। लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर की सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो विजिबल में सबसे पहले रेड कलर आता है ना, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी होती है। फिर रेड के बाद येलो कलर जो है वो येलो कलर रेड से ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का होता है और शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। फिर वो येलो से एट द एंड वाइट कलर में आ गया, तो जूं वो आगे कलर में जाता जा रहा है वो साथ साथ क्या करता जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है और उसकी वेवलेंथ रिड्यूस होती जा रही है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ होती जा रही है। तो ये चीज़ आप देखें कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती जा रही है, यानी कि वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की तरफ जा रहा है। In order to understand the distribution of the radiation emitted from a hot body, we consider a non-reflecting object such as solid। ये आप देख सकते हैं, ये एक लेड बॉक्स हो सकता है और ये एक अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस के लिए ये बनाया गया। इसमें इंटरनल कैविटी को उन्होंने चारकोल से, कोयले से जो है वो पूरा ब्लैक किया हुआ है और इसमें एक स्मॉल होल रखा गया ताकि रेडिएशंस इसमें से एंटर कराई जा सकें। और आप देख रहे हैं कि जो रेडिएशंस इसमें एंटर हो रही हैं वो उसके अंदर ही इधर उधर रिफ्लेक्ट कर रही हैं, क्योंकि कोई रेडिएशन उसमें से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो अंदर ही रिफ्लेक्ट करके बहुत हद तक वो अंदर उसके अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ब्लैक कलर उन रेडिएशंस को वापस बाहर नहीं जाने देता, सिर्फ वो अंदर एंटर होती हैं और एंटर होने के बाद वो उधर ही इधर उधर रिफ्लेक्ट करके उसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये सेटअप उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है एक ऑब्जॉर्प्शन के लिए कि ऑब्जॉर्ब किस तरह कराया जा सकता है रेडिएशंस को एक बॉक्स के अंदर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दैट एज अ होलो कैविटी विद इन इट, वो हमने पीछे देखा, इट हैज़ अ स्मॉल होल एंड द रेडिएशन कैन एंटर और एस्केप ओनली थ्रू दिस होल। अब ये देखें, ये वही बॉक्स है, पहले इसमें रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कराया गया था, अब इसी बॉक्स से इमिशन कराई जाएगी रेडिएशंस को, क्योंकि रेडिएशंस पहले अब्जॉर्ब होती हैं बाद में इमिट होती हैं। अब उसी बॉक्स में पहले जिसमें सारी अब्जॉर्प्शन कराई गई थी, अब हम उसको अलाउ करेंगे कि वो जो रेडिएशंस जो उसने पहले अब्जॉर्ब की थी उन तमाम रेडिएशंस को अब वो इमिट कर सके उसी स्मॉल होल के थ्रू। तो ये अब वो उससे स्केप कर जाएंगी रेडिएशंस। द इनसाइड इज ब्लैकन विथ सूट टू मेक इट एज अ गुड एंड ऑब्जॉर्बर एंड एज बैड एज अ रिफ्लेक्टर एज पॉसिबल। कोशिश की जाती है कि वो रेडिएशंस जो उसके अंदर एंटर होती हैं वो उसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाएं और वो एक बैड रिफ्लेक्टर हो। रिफ्लेक्टर का मतलब है वो रिफ्लेक्ट करके वापस ना जा सके। अगर रिफ्लेक्ट करनी भी है तो उसके अंदर ही इधर उधर रिफ्लेक्ट करके, उसके अंदर हमने देखा था कि वो अब्जॉर्ब हो रही थी, रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्ट बैक नहीं, उस स्मॉल होल से वो वापस नहीं निकल सकती। ठीक है, सो हम ये कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ही तमाम जो रेडिएशन, उसको अंदर इतना ब्लैक किया गया तो जो रेडिएशन उसमें एंटर हो रही है वो सारी की सारी उसमें अब्जॉर्ब हो जाए और बैड रिफ्लेक्टर के तौर पे वो काम करे, गुड ऑब्जॉर्बर हो और बैड रिफ्लेक्टर हो। द स्मॉल होल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज द रेडिएशन दैट एंटर्स इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इनसाइड वॉल्स मैनी टाइम्स एंड इट पार्टली अब्जॉर्ब्ड एट ईच रिफ्लेक्शन अंटिल नन रिमेन्स। हमने देखा जो पीछे डायग्राम में भी कि वो जो स्मॉल होल है वो ब्लैक कलर का इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो रेडिएशंस उसके अंदर एंटर हुई थी वो उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी और कोई भी रेडिएशन उसमें से वापस बाहर की तरफ नहीं आ सकी थी, तो वो तमाम की तमाम उसके अंदर अब्जॉर्ब होगी। सच अ बॉडी इज टर्म्ड एज अ ब्लैक बॉडी। इस तरह की बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं जो तमाम रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले और किसी भी रेडिएशंस को बाहर ना निकलने दे। एंड हैज़ द प्रॉपर्टी टू अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस एंटरिंग इन इट। और जो रेडिएशंस उसमें एंटर हो रही हैं उन तमाम रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। अ ब्लैक बॉडी इज़ बोथ एन आइडियल अब्जॉर्बर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एज अ MCQs में इसको वो पूछ सकते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है वो आइडियल अब्जॉर्बर भी है एंड एन आइडियल रेडिएटर, आप इसे इमीटर भी कह सकते हैं। और ये एक आइडियल रेडिएटर है या इमीटर भी है क्योंकि जो रेडिएशंस जो पहले ये ऑब्जॉर्ब की होती हैं वो उनको फिर रेडिएट भी कर देता है, इमिट भी कर देता है, उस ब्लैक बॉडी से आप निकाल सकते हैं। सो ये आप देख रहे हैं ये इमर्जिंग रेडिएशंस जो हैं वो इसमें से उसी ब्लैक बॉडी में से आप इमिट देखेंगे कि होंगी। सो अब जब हम इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को डिस्कस करते हैं, ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि हम इसकी इंटेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ अगर देखें तो वेवलेंथ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 1000 केल्विन है, फिर 1250 केल्विन है, फिर 1450 केल्विन है, फिर आखिर में जो टेम्परेचर है वो 1650 केल्विन है। तो पीक्स जो हैं वो इसकी कैसे राइज़ कर रही हैं। पीक्स राइज़ करने का मतलब है इसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती जा रही है
विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है इंटेंसिटी के साथ। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और जब इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस इंक्रीज हो रही है तो आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही है, यानी वेवलेंथ शॉर्टर होती जा रही हैं। और ये वेवलेंथ का नीचे आप देख सकते हैं कि वो वेवलेंथ शॉर्टर हो रही हैं। और इसको हमें किसने बताया, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम इसको बता सकते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, लैम्डा मैक्सिमम जो वेवलेंथ है मल्टीप्लाई बाय टी, यानी अगर आप इसको इस तरह से देखें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी। ये जो टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे। और अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब है टेम्परेचर का और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हमें इस डायग्राम से भी नजर आ रहा है। सो एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी, यानी वो रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है बॉडी का किसी भी खास टेम्परेचर पे एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं रहती उसके अंदर। नंबर 2, एट अ गिवन टेम्परेचर द emitted एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर्टन वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम एंड द प्रोडक्ट लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। इसको भी हमें आगे देखते हैं कि ये जो एक एक्सप्रेशन है ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें मैक्सिमम वेवलेंथ को, मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है ये नीचे वाली पीक की, मैक्सिमम वेवलेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई करें उसके टेम्परेचर के साथ तो वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज लैम्डा मैक्सिमम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। सो द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज नोन एज वेन्स कांस्टेंट। ये जो इसमें कांस्टेंट आ रहा है इसको हम वेन्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये एमसीक्यूज में इस तरह की बातें वो पूछते हैं कि 2.6 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू कैलविन, बिकॉज मीटर जो है वो वेवलेंथ की वजह से आ रहा है और कैलविन जो है वो टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। तो मीटर कैलविन जो है ये इसकी 7 यूनिट बन रही है। दिस इक्वेशन मीन्स दैट टेम्परेचर इंक्रीजेज लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट्स टू द शॉर्टर वेवलेंथ, के जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हो जाएगा। यानी ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर का और लैम्डा मैक्सिमम का इन्वर्स रिलेशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो ये चीज़ वो यहाँ पे कोट कर रहे हैं। ये जो पूरा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखने के लिए ल्यूमर एंड प्रिंगशम मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द emitted एनर्जी विद वेवलेंथ रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये इन दो लोगों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था, लिमर ने और प्रिंगशम ने, और इन्होंने इंटेंसिटी ऑफ द emitted एनर्जी जो है विद वेवलेंथ के साथ उसका कंपैरिजन किया था फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, और उनको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये ऑपरेटर्स उन्होंने यूज़ किया था, उसको मेजर किया था। सो द अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted विद डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये इन्होंने दिखाई है कि किस तरह से डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिहाज से कितनी एनर्जी जो है जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स के टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंट वेवलेंथ्स की, वो कौन कौन सी रेडिएशंस हैं, और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर ये जो साथ ग्राफ बनाया इसकी फॉर्म में इसको उन्होंने दिखाया था कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में वो किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर क्या जो है वो इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन बन रहा है। तो ये एक फर्नेस है, आपको नज़र आ रहा है, अंदर से ब्लैक बॉडी उसको बनाया हुआ है चारकोल से, और उसके सामने जो है ये इन्होंने एक मिरर रखा हुआ है, और यहाँ पर शुरू में इन्होंने थर्मोपाइल यानी एक रेडिएशन डिटेक्टर है जो कि रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। ये ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस निकलेंगी, ये जाके पहले मिरर के ऊपर फॉल की हैं, मिरर से बीच में उन्होंने प्रिज्म रखा हुआ है, एक रॉक सॉल्ट है। अब रॉक सॉल्ट का जो एक क्रिस्टल है वो एक प्रिज्म के तौर पे काम करता है, ठीक है, ये जो कि ट्रांसमिट करेगा और डिस्पर्स करेगा ऑल द वेवलेंथ्स को, जितनी भी वेवलेंथ्स इस ब्लैक बॉडी में से इमिट हो रही होंगी इन तमाम वेवलेंथ्स को डिस्पर्स करेगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा। यहाँ पे फिर उन्होंने आगे एक ये जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो रखा हुआ है, और उसके बाद वो जाके रेडिएशन डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगी, और वहाँ से पता चलेगा कि ये कौन कौन सी रेडिएशंस है, रेड है, ब्लू है, कुछ इंफ्रारेड रीजन की हैं, या हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस हैं या लो फ्रिक्वेंसी, यानी ये आगे आगे डिटेक्टर जो है थर्मोपाइल वो उसको डिटेक्ट करेगा। तो ये पूरा सेटअप उन्होंने बना के फिर यहाँ पे ये साथ ग्राफिकल वे में भी उन्होंने हमें बताया, ग्राफिकल एनालिसिस भी किया, जिसमें उन्होंने ये रिजल्ट्स थे ल्यूमर और प्रिंगशम के एक्सपेरिमेंट्स के, जो कि ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी अगेंस्ट द वेवलेंथ फ्रॉम द ब्लैक बॉडी ये उन्होंने ड्रॉ किए थे। और ये उसी के रिजल्ट्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला रिजल्ट भी देखा कि यूनिफॉर्म एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। दूसरा रिजल्ट में हमने ये देखा कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या आप इस दूसरे पॉइंट के ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, दिस इज योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं बेसिकली।
और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है कि आपका जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और जब आप उसको इस तरह खोलेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को वेन्स कांस्टेंट कहते हैं जिसकी ये वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड रिजल्ट यहाँ पे आया है, फॉर ऑल द वेवलेंथ्स एन इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी। टेम्परेचर का इंक्रीज जैसे इंटेंसिटी में इंक्रीज लेके आता है, आपने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इंटेंसिटी में भी इंक्रीज आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि तमाम वेवलेंथ्स में जो इंक्रीज है टेम्परेचर में वो इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन में इंक्रीज लेके आता है। सो द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, यानी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उस पर जाके इट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी। उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ, द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है। सो विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ द इंटेंसिटी डिक्रीजेज, और फिर मजीद अगर आप इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा, जब आप वेवलेंथ में इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके बाद इंटेंसिटी में जो है वो डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। सो मज़ीद अगर आप उससे ज़्यादा वेवलेंथ में इंक्रीज, ये एक ख़ास पर्टिकुलर केस की बात करें कि जब हम वेवलेंथ्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर से उसकी एनर्जी इमिशन में जो है वो इंक्रीज़ आता है, और रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ के साथ इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन एक ख़ास पर्टिकुलर वेवलेंथ तक, लैम्डा मैक्सिमम तक। उसके बाद अगर आप मज़ीद उसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, यानी ये ख़ास पर्टिकुलर केस है। उसके बाद है जो फोर्थ पॉइंट उन्होंने निकाला था, द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी। जो एरिया ऑफ द ग्राफ है वो आपको इसकी टोटल एनर्जी के बारे में बताएगा। ये एक अलग लॉ है, यानी एनर्जी का और टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अभी हमने ऊपर भी देखा कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, यानी T⁴ का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर में वन टाइम इंक्रीज आ रहा है तो वन टाइम एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज आएगा उसमें, क्योंकि 1⁴ भी 1 ही होता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं 2 केल्विन तक, तो अगर टेम्परेचर आपका 2 केल्विन है तो 2⁴ का मतलब है 16। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर आपका 2 गुना बढ़ेगा तो 16 टाइम्स आपकी एनर्जी में इंक्रीज आएगा, अगर आपके टेम्परेचर में 2 टाइम्स का इंक्रीज आएगा, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर पावर है 4, तो टेम्परेचर इस पावर 4 का मतलब है कि टेम्परेचर 2 टाइम्स करने से एनर्जी 16 टाइम्स आपकी बढ़ेगी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। और जब यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को खोलेंगे, सो एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, और ये जो सिग्मा T⁴ है, दिस सिग्मा इज कॉल्ड द स्टीफेंस कांस्टेंट। हम इसको स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू 5.67 × 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन T⁴ है। सो एंड द अबव रिलेशन इज नोन एज स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ये जो फोर्थ पॉइंट है आप इसके ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, दिस इज योर स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है आपका, वो ये कहता है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, और जब आप उसको खोलते हैं तो यहाँ पे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की वैल्यू है, ये भी आपने याद रखनी है क्योंकि ये भी आपको MCQs में वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, ये हमने इसके डिस्कस किए हैं, जो ल्यूमर और प्रिंगशन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और रॉक साल्ट के साथ और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को लेकर, और उसमें देखा था कि कौन कौन सी रेडिएशंस हैं, कितनी कितनी वेवलेंथ्स की इमिट होती हैं, उनके एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है, उनका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, फिर इंटेंसिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ें इन पॉइंट्स में आपने डिस्कस की हैं। उसके बाद जो प्लैंक्स अजम्पशन है, दैट्स अनदर थिंग। वहाँ पे फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ द रेडिएशंस की बात करते हैं। प्लैंक्स अजम्पशन इन सबसे हट के है, क्योंकि प्लैंक ने फिर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक बताया था। अभी तक आपने वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन देखा है, आपने एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन देखा है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, लेकिन ये जो प्लैंक्स अजम्पशन है ये हमें एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देता है। और फिर उसी में हम फोटोन को डिस्कस करते हैं, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो क्या है, और कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है हमारे पास, इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, विजिबल से ऊपर वाला रीजन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस और हाई एनर्जी रेडिएशंस का है, विजिबल से नीचे वाला जो है लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी रेडिएशंस का रीजन है। लेकिन जहाँ पर
पर लो फ्रिक्वेंसी लो एनर्जी रेडिएशंस है उसमें वेवलेंथ लॉन्ग है, और जो अपर पोर्शन है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशंस का रीजन है वहाँ पे वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ रीजन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये हमें बताया प्लैंक्स अजम्पशन के बाद। और इस प्लैंक्स अजम्पशन को फिर हम जब हमारा जो आइंस्टाइन थ्योरी थी E=mc², बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन एनर्जी मैस रिलेशन है, जब हम उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम फिर फोटोन की मोमेंटम कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, उसकी मोमेंटम क्या है, और फोटोन होता क्या है बेसिकली, और क्वांटा क्या होता है, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और साथ ही इसकी एग्जांपल्स भी करने की कोशिश करेंगे। और आई होप आज जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बात की है, होप आपने ये सारी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कहीं कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन कमेंट में द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई बात ठीक से समझ में ना आए हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको मसला दे रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी लेक्चर की मैं बनाऊँ और आपकी सजेशंस के मुताबिक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लेक्चर की समझ आती है तो आप मेरे लेक्चर को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।